हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप बेहतर होंगे। और आज हम लोग पिछली क्लास से आगे कंटिन्यू करेंगे। और पिछली क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 का 5 क्वेश्चन कर लिया था। यहाँ से हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। लिखा हुआ है यदि HCF 120 और 225 का 15 है तो LCM 120 और 225 का ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में हमें 120 दिया है, हमें 120 जो ये दिया हुआ है ये हमारा पहली संख्या हो गई और 225 है ये हमारी दूसरी संख्या हो गई। और HCF जो हमें दिया है वो स्टूडेंट्स 15 दिया है। ठीक है ना। और क्या ज्ञात कराया, LCM। तो सबसे पहले हम लिखेंगे पहली संख्या बराबर 120, यहां लिखेंगे दूसरी संख्या 225। HCF इक्वल 15 और LCM पे हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लोग लगाएंगे फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला है हमारा LCM इंटू HCF। LCM इंटू HCF इक्वल पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ठीक है ना। तो LCM हमें निकलवाया है, LCM हमें निकलवाया है LCM को हम LCM ही रखेंगे। और HCF हमारा कितना है 15, और पहली संख्या है हमारी 120 और दूसरी है 225। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करना है, अब हमें यहाँ पे ये चीज देखनी है कि जो चीज स्टूडेंट यहाँ पर क्या करेगी, गुणा करेगी। जो चीज यहाँ पे क्या कर रही है, गुणा कर रही है, मल्टीप्लाई कर रही है, वो अगर मैं उसको दूसरी साइड पे भेजूंगा वो डिवाइड करेगी। ठीक है ना। तो 15 में उधर भेज रहा हूं तो देखिएगा LCM इक्वल निकलेगा 120 इंटू 225 अपॉन 50। यहां तक बच्चा समझ में आया। ओके, तो अब इसको चलिए डिवाइड करना शुरू करते हैं। तो मैं इसको 3 से करूंगा। 3 5 जा 15 यानी 3 पंजे 15, 3 चौकू 12 यानी कि 40। 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40। तो यहाँ पर हमारा निकला 8 गुणा 225। अब आप 8 का इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, गुणा कर लीजिएगा, देखिएगा करिए। 8 पंजे 40 हासिल 4, 8 दूनी 16 और 4 20, 8 दूनी 16 और 2 18। तो यहाँ पर आपका ये आंसर निकल के आ गया। कितना निकल के आया, 1800। ठीक है, कितना निकल के आया, 1800। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होगी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है दी गई आकृति में x और y का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात कीजिए, x और y का। यहाँ पर एक ट्री बना हुआ है, मैं यहाँ पर इसको दोबारा से बना लेता हूँ। यहाँ लिखा हुआ है y और फिर इधर गया, यहाँ लिखा है 4 और इधर x, x के साइड पे लिखा है 3 और इधर लिखा हुआ है 7। ये हमारा फिगर, एक इमेज है। इस इमेज में क्या करेंगे स्टूडेंट, देखिएगा। आपको अगर ये नंबर निकालना है तो आपको इन दोनों का क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये नंबर मिल जाएगा। ऐसे ही अगर आपको ये नंबर चाहिए तो आपको इसका और इसका क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो चलिए करते हैं और आंसर निकालते हैं x और y के। तो सबसे पहले हम x निकालेंगे। तो x को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 3 इंटू 7। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल के आई हमारा 21, 7 या 21। अब यहाँ से हम निकालेंगे y। तो y हमारा हो जाएगा 4 इंटू x। तो यहाँ से y बराबर हो गया 4 इंटू x का वैल्यू अभी हमने निकाला 21। तो यहाँ से y बराबर हो गया 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 84, 84। तो इस तरह से हमने x और y का यहाँ पर वैल्यू निकाला। क्लियर हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8।
कह रहा है 18 और 117 के HCF को 18m माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है। m का मान ज्ञात कीजिए और साथ ही साथ आप 18 और 117 का LCM भी निकालिए, यानी कि लासा भी निकालिए। ठीक है ना। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है, हमें m का वैल्यू निकालना है। और उसने देखो क्या किया स्टूडेंट्स, ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को। वो ये कह रहा है जो 18 है और 117 है, इन दोनों का हमने क्या निकाला है, HCF निकाला है, और वो हमने इस रूप में आपको दिया है। ये HCF है, किसका HCF है, ये 18 और 117 का HCF है। क्लियर हुआ। तो अब हम क्या करेंगे कि हम पहले इनका 18 और 117 का एक्चुअल HCF निकालेंगे, और जो एक्चुअल HCF आएगा उसको हम इसके इक्वल कर देंगे, बराबर कर देंगे, और इस तरह से हम m की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। एंड फिर हम क्या करने वाले हैं, फिर हम 18 और 117 का LCM निकालने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, 18 के फैक्टर करने हैं और 117 के करने हैं। तो 18 का हम करेंगे तो ये 2 से डिवाइड होगा, 2 9 जा 18, 3 3 जा और 3 1 जा। 117 में 7 2 9, यानी ये 3 से डिवाइड होगा, 3 3 जा 9, 10 11 2 हो गया, 27 हो गया, एंड 3 9 जा 27, फिर 3 13, फिर 13 से। तो अब हम निकालते हैं इनका HCF। तो हमारे पास है 18, तो 18 का फैक्टर हो जाएगा 2 × 3 × 3 और 117, यानी 117 का हो जाएगा 3 × 3 × 13। इस तरह से हम लाइन खींचेंगे और देखेंगे HCF। तो आप स्टूडेंट्स देखिए, गौर से देखिएगा, यहाँ पर एक तो हमारा ये 3 और एक ये 3, ये दोनों कॉमन है। तो इस तरह से 3 × 3 इक्वल हो गया हमारा 9। ये हमारा क्या निकल के आया, ये हमारा निकल के आया HCF। ठीक है ना। अब ये HCF हम किसके इक्वल रखने वाले हैं, इसके रखने वाले हैं। तो चलिए हमने रखा 18m माइनस 117 इक्वल 9। अब हम 117 को उधर भेजेंगे, जो कि इधर माइनस है तो उधर जाके प्लस करेगा। तो देखिए यहाँ पे आया 18m इक्वल टू 9 प्लस 117। तो 18m इक्वल आया, ये हो गया 9 7 16 2 1। ओके, फिर यहाँ से m इक्वल निकला 126 अपॉन 18। ठीक है ना। डिवाइड कर दीजिए इसको। अगर आप इसे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 9 जा 18, 2 6 जा 2 3 जा, फिर 3 से कर दिए, 3 3 जा 3 2 जा 3 1 जा 3 1 जा 3 7 जा। तो यहाँ से हमारा m की वैल्यू कितना निकल के आया, 7। तो स्टूडेंट्स एक आंसर हमने यहाँ पर आपका निकाल लिया। अब वो क्या कह रहा है कि 18 और 117 का LCM और निकालिए। तो आप देखिएगा कि 18 के जो हमने अभी फैक्टर किए वो हमारे फैक्टर निकले 2 × 3 × 3, और 117 के जो फैक्टर किए वो निकले 3 × 3 × 13। आप लाइन खींचिए और देखिएगा LCM। तो देखिएगा जो चीज कॉमन है उसको आप लिखिए पहले। तो 3 × 3 हमने लिख दिया। अब आपका जो बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है, 2 बचा है और 13 बचा है, इसको भी आपको लिखना है। तो हमारा हो गया 2 × 13। अब आप इनका क्या कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो देखिएगा 3 2 का 9, 9 2 18, 18 × 13, आप मल्टीप्लाई कर लो। 18 36 18 3 54, 54 की 4 हाथ से 5, 18 × 18, 18 और 5 हमारा हो जाएगा 23। तो 234 ये हमारा क्या निकल के आ गया, ये हमारा LCM निकल के आया। अब इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लीजिए कि हो सकता है आपका कुछ डाउट रह गया हो। क्वेश्चन को समझिए। कह रहा है 18 और 117 के HCF को 18m माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है। क्या कह रहा है, लाइन को फिर से समझो। कह रहा है 18 है हमारे पास और 117 है, इसके हमने HCF को इस रूप में लिखा है। ओके, तो चलो ठीक है, आपने इस रूप में लिख दिया है। तो एक्चुअल अगर मैं 18 और 117 का HCF निकालूंगा तो क्या निकलेगा, और जो निकलेगा वो हमारे इस HCF के, ये क्या है हमारा HCF, इस HCF के वो क्या होगा, बराबर होगा। तो हमने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल 18 के और 117 के फैक्टर किए और यहाँ से हमने HCF निकाला। इतनी बात समझ में आ गई। अब
उस HCF को हमने 18m-117 के बराबर रखा, कैलकुलेट किया तो कैलकुलेशन में हमारा m का वैल्यू निकल के आया 7। अब यहाँ पे आके हमारा एक काम हो गया। अब वो कह रहा भाई 18 और 117 का एलसीएम भी निकाल दो। तो एलसीएम हमें पता है कैसे निकालते हैं, जो कॉमन फैक्टर होते हैं हम पहले उन्हें रख देते हैं, फिर जो कॉमन नहीं है उनको भी रख के आपस में उनका मल्टीप्लाई कर देते हैं, एंड हमारा एलसीएम यानी कि लासा निकल के आ जाता है। ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और अगर ये समझ में आया तो आप कमेंट में लिखिएगा कि मुझे समझ में आया है ना। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। देखिए इसको भी समझ लेते हैं। इस तरह का एक एग्जांपल आया था, उदाहरण जो हमने कराए थे उसमें हमने कराया था और तब उसको समझाया था, फिर से समझ लेते हैं। देखिए लिखा है 6 की पावर n। देखिए ये 0 पे कब समाप्त होगा, हम n बराबर 1 रख लें, 2 रख लें, 3, 4, 5 कुछ भी नंबर रख लें, वो एक तरह कोई भी नंबर रख लो, तुम ये बताओ 6 की पावर n 0 पे समाप्त होगा या नहीं होगा। तो देखिए अगर हम 6 की पावर 1 रख लेते हैं तो ये 6 आया, क्या ये 0 पे समाप्त हुआ? नहीं हुआ। अगर हम 6 की पावर 2 रखते हैं, n की वैल्यू यहाँ से हमने 2 उठा ली और 2 रख दी, तो ये 6 × 6 हो जाएगा, तो ये 36 हो गया, लास्ट में 6 आया, तो ये 0 पे समाप्त नहीं होगा। तो इस तरह से आप कोई भी नंबर रखेंगे ये 0 पे समाप्त नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? होता क्या है, जब भी कोई अंक 0 पे समाप्त होता है तो 0 पे समाप्त होने के लिए कंडीशन है कि उसके हम अगर अभाज्य गुणनखंड करें, क्या करें? अभाज्य गुणनखंड करें, और अभाज्य गुणनखंड में अगर कोई अंक 5 आता है तो 0 पे समाप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम 5 में 2 का गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, 0, मतलब 5 अगर आ रहा है तो 0 पे समाप्त होगा। तो आप जरा देखो हमारे पास कितना है, 6 की पावर n, 6 की पावर n को तोड़ो तो इसके अभाज्य गुणनखंड जो आप करेंगे 2 × 3 की पावर n। आप देखो 2 × 3 में 2 और 3, यहाँ पर कहीं पर भी 5 नहीं है, और जब 5 नहीं है तो ये अंक 0 पे समाप्त नहीं होगा। सही है ना। ये तो रहा, मैंने इसको समझाया, बट इसको पेपर में कैसे लिखेंगे आप, वो मैं अब आपको लिख के बताना, और उसी तरह से आप पेपर में लिखेंगे। ठीक है ना। चलिए तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कि 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा, क्योंकि 0 पर समाप्त होने के लिए 6 की पावर n के अभाज्य 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में 5 आना चाहिए, 5 आना चाहिए, लेकिन 6 की पावर n बराबर 2 × 3 की पावर n में 5 नहीं आया है। अतः हम कह सकते हैं, कि 6 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगा, 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स ये समझ में आया आपको अच्छे से? क्या जो मैंने अभी आपको समझाया था वही मैंने एक भाषा के रूप में लिख दिया, क्योंकि आप जब पेपर में लिखेंगे नहीं तो नंबर कहाँ से मिलेंगे, है ना। तो हमें ये देखना है कि भाषा क्या है, ठीक है, और इस भाषा को भी रटना नहीं है। मैंने सिंपल, आप देखो जो ये लाइन यहाँ लिखी हुई थी क्वेश्चन में, मैंने उसी को दोबारा लिख दिया। 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है, मैंने कहा 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 0 पर समाप्त होने के लिए अगर 6 की पावर n है तो उसके अभाज्य गुणनखंड जब मैं करूंगा तो उसमें 5 आना चाहिए, बट
6 की पावर n के जो अभाज्य गुणनखंड मैंने यहाँ पे किए 2 into 3, इनमें कहीं पर भी 5 नहीं आ रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 6 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है ना। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 into 11 into 13 plus 13 और 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। यहाँ पर दो क्वेश्चन दिए हैं अलग अलग, और इन दोनों क्वेश्चन में आपको ये बताना है क्या ये भाज्य संख्याएं हैं, और हैं तो क्यों हैं। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन को पकड़ लेते हैं। ये हमारा पहला रहा और यहाँ पर एक ये हमारा क्या रहा, दूसरा रहा। तो चलिए एक पेज को दो हिस्सों में करते हैं और इसको पहले करते हैं। तो 7 into 11 into 13 plus 13, आप देखिएगा स्टूडेंट्स इसमें हमारा कॉमन कौन है, हमने 13 को बाहर ले लिया तो 7 into 11 प्लस 1 रह गया। अब अगर और इसको आप करेंगे कैलकुलेट तो 11 सत्ते 77 प्लस 1, तो यहाँ से क्या निकला 13 into 78। और अगर आप देखेंगे 78 को भी आप चाहो तो और तोड़ सकते हो, फिलहाल तो यहाँ पर ये दो फैक्टर आ गए, ठीक है ना, गुणा हो रहा है तो ये अलग अलग दो आ गए। देखिए भाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या वे होती हैं जो स्वयं तथा एक के अतिरिक्त किसी और संख्या से भी कट जाए, ठीक है, यानी कि एक से ज्यादा फैक्टर हो जाए। यहाँ पर फिलहाल तो दो फैक्टर हो रहे हैं, और 78 को भी आप अगर और तोड़ोगे ना तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, अभी इसके और फैक्टर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अत्यधिक फैक्टर होने की, दो से अधिक फैक्टर होने की वजह से, एक और स्वयं के अलावा और अधिक फैक्टर होने की वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये संख्या भाज्य है, ठीक है ना। ऐसे ही आप इसको निकालेंगे 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 लिखा हुआ है। हम 5 को क्या करेंगे, ऐसे ब्रैकेट लेके कॉमन लेंगे, 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 1। अब आप इसको और करिएगा तो देखिएगा यहाँ पे आएगा 3 दूनी 6, 6 चौक 24 और 24 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 24 आया इधर और आया इधर 7 छिंग 42। आप इनका गुणा करेंगे तो ये 4 दूनी 8 आएगा, 2 दूनी 4 आएगा, 4 चौक 16 हाथ से 1, 4 दूनी 8 और 9, 8 10, ठीक है ना। तो ये आया 1008। तो यहाँ से आप देखेंगे 5 into 1008, तो आप लिख सकते हो क्या भाषा लिखेंगे, चाहो तो इसका 1008। अच्छा इसमें क्या है हमारा प्लस 1 और चल रहा है, यहाँ पे प्लस 1 है तो 1008 ना होके यहाँ पे क्या हो जाएगा 1009 हो जाएगा। अब आप चाहो तो इसका भी मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, तो और इधर भी मल्टीप्लाई कर दोगे, तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे 13 और 78 जो आएगा 1014, क्या आएगा 1014। आगे लिखेंगे जो कि एक भाज्य संख्या है, जो कि एक भाज्य संख्या है। अब इसका मल्टीप्लाई आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 9 पना 45 की 5, ठीक है। आगे लिखेंगे जो कि एक भाज्य संख्या है, जो कि एक भाज्य संख्या है, ठीक है। सिंपली आप इस क्वेश्चन को, बहुत लंबा लिखा हुआ है, इस पे मत जाना, इसने केवल इतना कहा है कि आप मुझे ये व्याख्या करके बताओ क्या ये भाज्य संख्या है, और भाज्य संख्या है तो क्यों है। तो आप देखेंगे मैंने पूरा कैलकुलेट करके नीचे तक आया तो 1024 जो कि 2 से डिवाइड हो जाएगा, और फिलहाल आप यहाँ पर भी देखिए तो 13 और 78, तो एक तो 13 फैक्टर हो गया, 78 की और फैक्टर कर सकते हैं। तो भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, भाज्य संख्या वो संख्याएं होती हैं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी और से भी कट जाए, एक और अपने आप से कटने के बजाय किसी और से भी कट जाए तो वो भाज्य होंगी। आप देखो इनके एक से ज्यादा फैक्टर हो गए, 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए, है ना। तो ये वाला हमारा क्वेश्चन 10 क्लियर हुआ।